So today we would be starting with medieval history. Haji, good evening. The first topic that we would be discussing, आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, समझने के ऊपर पूरा फोकस होना चाहिए. वॉट एवर इज़ रिक्वायर्ड आई वुड बी टेलिंग यू कि ये लिखना है, ये लिखना है, ऑल दोज थिंग्स. पूरा ध्यान आपके फोकस वहाँ पे होना चाहिए. देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ, हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग. टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दैट कैन कम. विकी, there are two different types of questions which can come. क्या मेडिवल हिस्ट्री मेंस का पार्ट है? हैं? अरे है कि नहीं? लिमिटेड का मतलब कोई क्वेश्चन नहीं, मेंस में पूछ रहा हूँ. प्रीलिम्स आर्ट एंड कल्चर मतलब कोई क्वेश्चन बताओ जो आया हो पिछले 4-5 सालों में. मेडिवल हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन है? एडमिनिस्ट्रेशन तो पॉलिटी हो गया. क्वेश्चन का पता है, कभी देखा है? मेडिवल हिस्ट्री इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द मेंस, जहाँ पे कल्चरल के एस्पेक्ट के क्वेश्चन है. लेकिन देयर डिफरेंट वेज इन विच क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड. एक ट्रेडिशनल तरीका है, फॉर एग्जांपल सूफीज़म के बारे में पूछ लिया, भक्तिज़म के बारे में पूछ लिया, मुगल पेंटिंग के बारे में पूछ लिया, या मुगल आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में पूछ लिया. दिस इज़ वन ट्रेडिशनल क्वेश्चन जो 2014 तक आ रहे थे. इसके बाद एक नया तरीका क्वेश्चन पूछने का, हाँ जी, नया तरीका क्वेश्चन पूछने का बन चुका यूपीएससी, दैट इज बेस्ड अपॉन अंडरस्टैंडिंग. इसलिए मैंने बोला है कि समझने के ऊपर फोकस करना है, लिखना कुछ नहीं. वॉट एवर इज रिक्वायर्ड आई वुड बी डिक्टेटिंग. अनदर क्वेश्चन जो है, फॉर एग्जाम्पल जैसे पूछ लिया हमें कि पानीपत में क्यों इतनी बैटल्स हुई. पॉलिटिकल क्वेश्चन, पॉलिटिकल है, पानीपत में क्यों हुई. इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ आर्ट एंड कल्चर नहीं है, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है. कृष्ण देव राय के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया. ये वो क्वेश्चन है जो पिछले 5 साल में पूछे गए हैं क्वेश्चन है. इस तरीके से और भी यहाँ पे कोई क्वेश्चंस बनते हैं. इन टोटलिटी जब हम इसकी बात करते हैं, अगर पूरे का पूरा मेडिवल हिस्ट्री की बात करते हैं, द मैक्सिमम क्वेश्चन इस तरह के, ये क्वेश्चन पूछने वाले कुछ 5 से 7 क्वेश्चन ये हैं. इस तरीके के क्वेश्चन पूछने वाले अनदर, फॉर एग्जांपल 7 to 8 क्वेश्चंस आर देयर. तो कहने का मतलब कि अगर आप ये 14-15 क्वेश्चन मेडिवल हिस्ट्री से कर लोगे, देयर आर एवरी चांस कि देयर कुड बी ए क्वेश्चन दैट कुड बी आस्क्ड. क्या ये हर साल पूछे जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं. कुछ यूपीएससी में तो ऐसा पार्ट भी है, ये तो चलो मेडिवल हिस्ट्री सिर्फ 14-15 क्वेश्चन ही बनते हैं. जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री में कभी क्वेश्चन ही नहीं पूछे गए. कुछ साल ऐसे भी थे जहाँ पे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया पूरे के पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री में से. कुछ ऐसा भी था कि सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा गया वर्ल्ड हिस्ट्री से, जो 2 क्वेश्चन पूछे गए, और वो ऐसे क्वेश्चन थे विच द स्टूडेंट्स वर अनएबल टू अंडरस्टैंड. ये क्या हो गया? नॉट द ट्रेडिशनल पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जिस तरीके से नॉर्मली पूछे जाते थे. क्यों? यूपीएससी इस चीज को छोड़ के एक अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डेवलप हो रही है. अगर आपको टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग है, यू विल बी इन अ पोजीशन टू आंसर अ क्वेश्चन. अगर टॉपिक के ऊपर रट्टा मार के जाओगे तो वो नहीं होने वाला. हम ये तो चलो एक अलग पोर्शन है, आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन है, वहाँ पे करवाया होता है. साथ में इस ये वाले जो क्वेश्चन है, पानीपत में हुआ, कृष्ण देव राय को हुआ, या फॉर एग्जाम्पल हाउ द टर्क्स दे वर एबल टू एस्टेब्लिश देमसेल्फ इन इंडिया, या फॉर एग्जाम्पल उनका इम्पैक्ट क्या था, इम्पैक्ट ऑफ टर्किश इन्वेजन, या फॉर एग्जाम्पल इल्तुतमिश के बारे में कुछ पूछा जा सकता है, या अकबर के बारे में, अकबर की फॉर एग्जाम्पल पॉलिसी ऑफ सुलेकुल पूछा जा सकता है. कुछ ऐसे, या फॉर एग्जाम्पल नूरजहाँ के बारे में पूछा जा सकता है. ऑल दोज थिंग्स है. ये पूरे के पूरे 7-8 क्वेश्चन ही बनते हैं मैक्सिमम. इनको कर लोगे, या फॉर एग्जाम्पल शेरशाह सूरी के ऊपर, ही वॉज एज क्लेवर एज अ फॉक्स एंड एज ब्रेव एज अ लायन.
इस तरीके से फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन बन सकता है। तो ये दीज क्वेश्चंस आर कंपेरेटिवली वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट आर देयर। यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन वो 2 साल के बाद आएगा, 3 साल के बाद आएगा, ये नहीं पता, लेकिन 2-3 साल में एक बार क्वेश्चन आ ही रहा है। पिछले 5 साल में आपको 2 क्वेश्चन ये वाले देखने को मिल जाएंगे। वही लगा लो कि हर 2 साल में या 3 साल पे। अब ये नहीं पता आगे वाले 5 साल ना आए, और ये भी नहीं पता 5 साल लगातार आ जाए। वो द थिंग्स कुड बी देयर। तो वो टोटली डिपेंड करता है कि किस्मत कैसी है कि जब आप एग्जाम दे रहे हैं। फर्स्टली, सेकेंडली, ये है मेंस का पोर्शन। बिकॉज स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं है कि मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं। यूपीएससी हैव ऑलरेडी आस्क्ड अ क्वेश्चन। नॉर्मली अब बाहर मार्केट में जाओगे, उनको बोलोगे मेडिकल हिस्ट्री में से सर ने एक मेंस का क्वेश्चन कराया था, वो ये नहीं कहेंगे कि हमें नहीं पता था, वो बोलेंगे ऐसे ही बेवकूफ़ बना रहे हैं तुमको, अभी मेंस में करवा रहे हैं। उनको कभी मेंस का क्वेश्चन पेपर तो देखा नहीं है, और जुबान है जो फ्री है, इधर भी घुमा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये सबसे आसान चीज़ है क्रिटिसाइज़ करना। तो मैं उनको बोल दो भाई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, पिछले 5 साल के यूपीएससी क्वेश्चन उठा लो, 2 क्वेश्चन आपको पिछले 5 साल में ही देखने को मिल जाएंगे। चलो फर्स्टली। सेकेंडली, प्रीलिम्स में इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं? ऑन एन एवरेज देयर आर 2 to 4 questions which are basically coming from prelims aspect. इसमें अगर टेक एन एग्जांपल, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। द प्रॉब्लम इज दिस इज द मेडिकल हिस्ट्री द मोस्ट इग्नोर्ड सेक्शन बाय द स्टूडेंट्स। ये नहीं करना, ये नहीं करके जाएंगे, ये नहीं करके जाएंगे, ठीक है, फर्स्टली। सेकेंडली, लेकिन एक बात है, पिछले आप 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल के क्वेश्चन उठा के देख लोगे, प्रॉब्लम आपकी यहीं पे शुरू हो जाती है। अगर बाई चांस 4 क्वेश्चन आ गए, 4 में से 3 क्वेश्चन इतने सिंपल होते हैं, आप थोड़ा सा बढ़ के चले जाओगे, आपका हो जाएगा। थोड़ा सा बढ़ के चले जाओगे। आपके पास बुक्स मिल गई हैं, विकी बुक्स दे देना मेडिकल हिस्ट्री वाली। द बुक हैज अप्रॉक्सीमेटली 50 पेजेस, 50-60 लगा लो, इससे ज़्यादा नहीं है। 60 पेजेस में पूरी की पूरी आपका मेडिकल हिस्ट्री वाला पोर्शन कवर्ड है। अगर 3 क्वेश्चन भी आ रहे हैं, पर पेज कितने क्वेश्चन हो गए? 20 पेज के ऊपर आप ऐसा लगा लो, ये एक क्वेश्चन आ गया। एक तो है कि 20 पेज से एक क्वेश्चन आ रहा है, और ये तो पक्का कि आएगा ही आएगा। ऐसा तो कि मेडिकल हिस्ट्री, ठीक है, मेडिकल हिस्ट्री टोटली इग्नोर्ड सेक्शन है, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है। प्रीलिम्स में तो कम से कम हाँ जी हो जाएगा, प्रीलिम्स में तो कम से कम वो आएंगे ही आएंगे। सेकेंडली, एक चीज़ और देखने को मिली है, इसमें से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, जब 3 आ रहे हैं तो तीनों सिंपल है, एंड दे आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन दैट है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। इसका क्या मतलब है? शिवाजी के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कुछ पूछ लिया, औरंगजेब के बारे में पूछ लिया, अकबर के बारे में पूछ लिया, टर्क्स के बारे में पूछ लिया। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन विल बी देयर। जहाँ किसी ऐसी बुक के बारे में पूछ लिया दैट इज कंपेरेटिवली वेरी सिंपल बुक, किसने ऑथर ने ये बुक लिखी हुई है, इस टर्म का फॉर एग्जांपल क्या मतलब है। नॉर्मली अगर हम मार्केट में देखते हैं, एक लोग बुक पढ़ते हैं मोटी सी बाय द नेम लक्ष्मीकांत, पढ़ते हैं, सिंपल सी बात है। एक और किताब आती है बाय द नेम एनवायरनमेंट, आती है शंकर की एनवायरनमेंट। जितना भी बोल दे बच्चों को माइंड में बैठा है कि वो पढ़ के ही जाएंगे। फेल होने का ये बहुत बड़ा कारण है, ये किताबें पढ़ना एक फेल होने का कारण है, क्योंकि वो पूरी याद तो हो नहीं पाती। हमारा ना ये पढ़ा जाता है ना वो पढ़ा जाता है। अगर पॉलिटी की बात करते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं? ऐसा लगा लो कि 15 से 20 क्वेश्चन कितने भी आ सकते हैं, वो 14 भी हो सकते हैं, वो 22 भी हो सकते हैं ऑन एन एवरेज। लक्ष्मीकांत कितनी मोटी किताब है? पेज कितने हैं? 1000 के आसपास उसके पेज है। 900 लगा लो, 800 ही लगा लो। कितने पेज में से एक क्वेश्चन आया? कितने पेज में से एक क्वेश्चन आया? 50 पेज में एक क्वेश्चन बना। और यहाँ पे कितने पेज में है? यहाँ पे है 20 पेज में एक क्वेश्चन, वहां पे 50 पेज में एक क्वेश्चन। पहली बात। दूसरी बात, इस चीज को अगर समझोगे तो क्या 15 क्वेश्चन आ गए तो क्या 15 के 15 लक्ष्मीकांत से आएंगे? 10 में से मैक्सिमम आप 8-9, 15 में से 8-9, जहां अगर बहुत अच्छी किस्मत हुई जो लक्ष्मीकांत बढ़ के जाते हैं तो 10 क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, इसके बाद नहीं कर पाओगे। 10 क्वेश्चन सॉल्व हुए 800 पेज वाली किताब में, पर पेज कितना रेशियो निकला? 80 पेज में से एक क्वेश्चन आ रहा है, तो कैसे वो सही हो जाएगा या गलत हो जाएगा? और यहाँ पे अब बढ़िया वाली बुद्धि लगा के देख लो, हूं तो मैं सरदार लेकिन कैलकुलेशन सही कर लेता हूँ। 20 पेज में एक क्वेश्चन आ रहा है, जब वहां पे ऐसा तो नहीं है ना यूपीएससी पॉलिटी वाले क्वेश्चन के ज्यादा नंबर देता है, मेडिकल हिस्ट्री कम देता है, ऐसा तो नहीं है ना? पक्का ओएमआर शीट है, अंदर जवाहर, सिंपल सी बात है। तो आपको समझने की जरूरत है क्वेश्चन निकालने कहां से है।
क्वेश्चंस आर कंपेरेटिवली मेडिवल हिस्ट्री में आप उठा के देख लेना, पुराना भी प्रैक्टिस आपको पता लग जाएगा, हम भी जो देंगे. द क्वेश्चंस आर कंपेरेटिवली कमिंग, दे आर कंपेरेटिवली सिंपल क्वेश्चन एज कंपेयर टू वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन. यहाँ पे कुछ कंसेप्ट तो होगा नहीं प्रिलिम में, इस टर्म का मतलब क्या है जी, पूछ लेंगे. इस फॉर एग्जाम्पल बैटल्स में दे विल नॉट बी आस्किंग इस बैटल में किस बंदे ने किस राज्य को हराया, वो कभी नहीं पूछने वाली मेडिवल हिस्ट्री. ये तब की बात है जब मैंने तैयारी शुरू करी थी, उससे पहले ये पूछना बंद हो चुका था. ठीक है, 2010-11 से पहले का ये पूरा का पूरा खत्म हुआ. इसने इसको युद्ध पे हरा दिया, बताओ जी कौन से साल में हराया, ये नहीं आएगा. इट विल डेफिनेटली नॉट अ क्वेश्चन दैट वुड बी देयर. पहला डर जो स्टूडेंट के माइंड में होता है, पहला डर जो स्टूडेंट के माइंड में होता है कि यार मेरे को क्रोनोलॉजी ऑर्डर याद करनी पड़ेगी, पहले कौन सा राजा आया था, किसने किसको मार दिया. मेरे को पिछले 8 साल में एक क्वेश्चन दिखा दो अगर क्रोनोलॉजी के ऊपर आया हो तो, या किसने किसको मार दिया इसके ऊपर कभी 15 साल में कोई क्वेश्चन आया हो तो. हमारे एक माइंड में गलत सेटअप बैठा हुआ है और उसको चेंज भी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. नहीं, क्रोनोलॉजी याद करनी पड़ेगी. क्रोनोलॉजी नहीं पूछते यार. यूपीएससी एक बहुत मैच्योर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्लर्क वाले जवाब नहीं, क्वेश्चन नहीं पूछ रहा. अगर क्रोनोलॉजी बाई चांस पूछ ली तो 4 रूलर ऐसे पूछेंगे जो बहुत फेमस है, और एक फॉर एग्जाम्पल पहले वाला उठा लिया, एक बीच में, एक लास्ट वाला खत्म. ऐसा भी हो सकता है एक टर्किश वाला आ गया, दूसरे मुगल उठा लिए, ऐसा भी हो सकता है. तो कहने का मतलब दिस इज वन एरिया वेयर सॉल्विंग ऑफ अ क्वेश्चन इज कंपेरेटिवली इजी विद अ लिटिल अमाउंट ऑफ एफर्ट दैट इज रिक्वायर्ड. दूसरा, अगर 3 क्वेश्चन आ गए और अगर बाई चांस सही हो गए, कितने नंबर बन गए? 6 नंबर यूपीएससी में बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, बहुत ज्यादा. कई हजार आप ऊपर नीचे हो जाओगे एक एक नंबर से, ये तो 6 नंबर है. और एक बात श्योर है, मैं फिर इस चीज को रिपीट करता हूं, द क्वेश्चंस विच आर कमिंग, ऐसा नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूं इसलिए मैं बोल रहा हूं बड़ा चढ़ा के, आप चेक कर लेना. द क्वेश्चंस विच आर कमिंग विल नेवर बी अ कंसेप्चुअल क्वेश्चन फ्रॉम देयर, एंड द क्वेश्चंस विल बी ओनली अ वेरी सिंपल, जो हम बार बार बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं. एक क्लास में उसी शब्द को मैं 4-4 5-5 बार बोलूंगा, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, मार्क करो, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा, उसी में से क्वेश्चन वो आ जाएंगे. इंपॉर्टेंट है इस चीज को जाके रिवाइज करना. क्रोनोलॉजी विल नॉट बी आस्क्ड. अगर आपको किसी टर्म का मीनिंग भी पूछा जा रहा है, दैट वुड बी अ वेरी सिंपल टर्म ऑफन यूज्ड इन मेडिवल हिस्ट्री, उसका मतलब पूछेंगे. बहुत ही रेयर उठ पुटाला कुछ ऐसा पूछने वाले नहीं है. इट विल बी कंपेरेटिवली अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. हाँ, हमें लगता है कि मेडिवल हिस्ट्री का हुआ हमारे दिमाग में बन के बैठा हुआ है, उसको हम कंपेरेटिवली दूर करने की कोशिश करेंगे. इसी से विल बी स्टार्टिंग ऑफ दिस क्लास. कुछ पूछना तो नहीं है ऑनलाइन वालों को, बताएं. हाँ जी, अल्फिया, विकास, प्रथमेश, अर्शप्रीत, अर्शदीप, सूरज प्रताप, मनाली, इंदु, अफसिया, अनुली, मनजोत, शीनो एंड एवरीवन. अब बढ़िया, मतलब जो हिसाब किताब वाले होते हैं, और क्या. निहाल कहाँ से हो? हैं, इसको बढ़िया शब्द का मतलब नहीं पता. हाँ जी, गुड इवनिंग विनय. चलो, if we start with the Turks, before we start with the Turks, क्या हुआ? आवाज सही नहीं आ रही है? उसको बोल, विशाल बोलना एक बार, देख लेगा, चेक कर लेगा. हाँ जी, गुड इवनिंग. अरे जयपुर में तो कॉमन सी बात है, बढ़िया बढ़िया, ये कॉमन यूज होता है यार. है क्या? लाला बोलते हैं, लाला बोल रहा है कि जयपुर में लाला हो गया, वो यूज करते हैं. सेठ जी, लाला जी, उसको बढ़िया बोलते हैं, जो हिसाब किताब मेंटेन करते हैं. एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द टर्किश रूल दैट हैज बीन देयर, कि क्या कारण है कि टर्क्स वाले अपने आप को एस्टेब्लिश करने में कामयाब हो गए थे हिंदुस्तान में, बाहर से आके अपने आप को एस्टेब्लिश करना, एंड दे वर एबल टू एस्टेब्लिश देयर ओन किंगडम आल्सो, एंड कंटिन्यू टू रूल ऑन इंडिया फॉर अ गुड नंबर ऑफ ईयर्स. करने क्या कारण था कि क्यों इतने ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए हमारे ऊपर रूल करने के लिए? एक पावरफुल रूलर नहीं था, जैसे इवनिंग. हाँ जी शिवम, और कुछ? ठीक है, और कुछ?
ऑर्गेनाइजेशन का मतलब नहीं है सर, और कुछ? हाँ वही जो सेम उसने बताया है, और कुछ? कैसे? गुड, और कुछ? नहीं वो सेंटर तो वो तो बाद में अपनाएंगे ना, पहले हम हार कैसे गए इन लोगों से? वेपन्स, हाँ कुछ एक पॉइंट, और कुछ? हाँ हो गया। आर्मी तो हमारी भी बढ़िया थी। एनीथिंग एल्स? हॉर्सेस, प्लानिंग, हाँ जी चलो। देखो आपका एक सोचने का डायमेंशन अपने आप को लिमिट कर लेते हो। नॉर्मली आप किस चीज के ऊपर फोकस कर रहे हो, दैट इज आइदर द पॉलिटिकल एंगल, जब मैक्सिमम आप आर्मी के ऊपर जा रहे हो। क्या यही एक तरीका किसी समाज को हराने का? क्या सोशल एरियाज कुछ नहीं होते? क्या इकोनॉमिक एरियाज कुछ नहीं होते? क्या कल्चरल एरियाज कुछ नहीं होते? क्या रिलीजियस एरियाज कुछ नहीं होते? This is a combination of all those things that are there. It is not only that it is because of the political reasons कि हमारी आर्मी नहीं थी, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी, they were able to defeat us. This is just one reason. There are multiple other social reasons are there, cultural reasons are there. कुछ धार्मिक तौर के ऊपर भी हो सकता है हमारे में अचीवल्स हैं, इकोनॉमिक तौर के ऊपर भी है। अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो बहुत बड़ी आर्मी कैसे कर सकते हैं? विराट कोहली इज ग्रेट बिकॉज ही इज बॉर्न इन इंडिया and he is getting that environment because of which he is able to become great. अगर विराट कोहली युगांडा में पैदा हो जाता तो क्या क्रिकेटर बन पाता? टीवी नहीं है उनकी, समझ रहे हो ना? Therefore it is a conditions, all the conditions that are there that becomes comparatively important. मैं इसलिए भी ये उठा रहा हूं बिकॉज पूछा जा चुका यूपीएससी में कि पानीपत में क्यों बैटल्स हुई। जब पानीपत में क्यों बैटल हुई, सिर्फ पॉलिटिकल रीजन इज नॉट सफिशिएंट टू डील विद दैट थिंग। तो सेम इज द केस ओवर हियर आल्सो, इट इज नॉट ओनली द पॉलिटिकल और द आर्मी रीजन दैट कुड बी सर कि इसकी वजह से फॉर एग्जांपल हम हार गए। चलो बिफोर वी कम टू दिस टॉपिक, another thing that is important is there were different attacks that were being done on India. जब गुप्ता एम्पायर डिक्लाइन हो गया उसके बाद कोई नॉर्थ इंडिया में बड़ा एम्पायर बनने में कामयाब नहीं हो पाए। स्मॉल प्रिंसिपलिटीज दैट आर देयर, उसी स्मॉल प्रिंसिपलिटीज के ऊपर चलते हुए इस रीजन में फॉर एग्जांपल, क्योंकि ये बाद में करेंगे कि आपको एक सीक्वेंस डेवलप करने के लिए हुआ। दे वर द राजपूत, दे स्टार्टेड रूलिंग ओवर देयर। एक ट्राइपेटाइट स्ट्रगल है, प्रतिहाराज, राष्ट्रकूताज और फॉर एग्जांपल पालाज, वो हम बाद में करेंगे, उसको बाद में समझेंगे। यहाँ पे आप यहाँ तक ही सीमित रखो कि दिस रीजन इट वाज द राजपूत दैट आर रूलिंग ओवर देयर। राजपूत क्या वॉरियर है कि क्लास है कि नहीं है? राजपूत क्या वॉरियर क्लास है कि नहीं है? आज भी है वॉरियर क्लास, उस समय से चल रही है, बहुत जबरदस्त वॉरियर क्लास है। इनको हराना कंपेरेटिवली काफी मुश्किल है। फिर कैसे ये हार गए? इट इज डिफिकल्ट टू डिफीट, क्योंकि बहुत बड़े वॉरियर्स हैं, बहुत बढ़िया घोड़सवार हैं ये लोग, बहुत बढ़िया तलवारबाजी करनी आती है, फिर हार कैसे गए हैं? और कुछ? They were ruling in this region, but the problem was that यहाँ पे एक राजा, दूसरा राजा, तीसरा राजा, चौथा, पांचवा, मल्टीपल किंग्स दे वर रूलिंग। और प्रॉब्लम इधर सब पावरफुल हैं, सभी के सभी राजपूत को तलवार बहुत बढ़िया चलानी आती है, सभी के सभी राजपूत घोड़े के ऊपर सोने को तैयार हैं कि हम जिएंगे मरेंगे और घोड़े के ऊपर ही वो करेंगे। अब अगर आपस में लड़ेंगे तो दोनों की दोनों ही तो प्रॉब्लम होगी। अगर एक बंदा जीत भी गया तो क्या होगा? दूसरे का नुकसान तो बहुत होगा और खुद का भी तो नुकसान हुआ होगा। दे नो डाउट द राजपूत दे वर कंपैरेटिवली वेरी ब्रेव वॉरियर्स, बट एक कमी जो वहां पे हमारे सिस्टम में थी, इवन इफ देयर इज एन अटैक दैट इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम द नॉर्थ वेस्टर्न साइड, दे नेवर बिकेम एज अ यूनाइटेड फोर्स। कभी भी हमने एक यूनाइटेड फोर्स की वजह से फॉर एग्जाम्पल कभी उनको एक टक्कर देने की कोशिश नहीं करी, बिकॉज दे नेवर थॉट द कंसेप्ट ऑफ कंप्लीट इंडिया, वो उनके जहन में नहीं बैठा हुआ था कि व्हाट वाज देयर वाज
इनके लिए देश क्या है, इनके लिए ये वाला इनका देश है, इनके लिए ये देश है, ये देश है, ये इनके लिए इनके देश है, एंड देयरफॉर दे वांट टू प्रोटेक्ट देयर ओन टेरिटरी एंड इफ पॉसिबल ट्राई टू एक्सपेंड देयर ओन टेरिटरी। एज अ कंट्री की बात कभी भी नहीं आई टू सच एन एक्सटेंट। फॉर एग्जाम्पल, जब यहाँ पे अटैक हो रहा था in the northwestern part of the country, when multiple attacks they were basically taking place, वहां पे they did not thought that it is their responsibility to defend। यहाँ पे हिंदू शाही डायनेस्टी फॉर एग्जाम्पल, हिंदू शाही डायनेस्टी रूल कर रही थी। अब ये क्या कह रहे थे कि हिंदू शाही डायनेस्टी की जिम्मेवारी बनती है हमारा नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर प्रोटेक्ट करने की। वो हिंदू शाही वॉज नॉट दैट मच कैपेबल रूलर्स, नो डाउट कुछ जयपाल, कुछ आनंदपाल, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रूलर्स हुए हैं इस डायनेस्टी में। दे ट्राई टू कलेक्ट डिफरेंट रूलर्स। उन्होंने उज्जैन के राजे को, दिल्ली के राजे को, या कुछ राजस्थान के कुछ राजाओं को इकट्ठा करने की कोशिश करी। दैट इट इज नॉट अवर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम अकेले हार जाएंगे। नो डाउट अगर आज हम हार गए तो कल तुम्हारी बारी भी तो आएगी। अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम। देयरफॉर 989 में अटैक हुआ, जयपाल ने कुछ लोगों को इकट्ठा किया। 1008 में अटैक हुआ, आनंदपाल ने कुछ लोगों को इकट्ठा किया। लेकिन क्या हुआ, जैसी एक राजा हारने लगा सब लोग उसको छोड़ के भाग गए। फिर हिंदू शाही डायनेस्टी अकेली रह गई एंड देयरफॉर दैट डायनेस्टी कंप्लीटली वाइप्ड आउट। अब यहाँ पे देयर वाज नॉट अ यूनाइटेड फोर्स दैट वाज बेसिकली स्टैंडिंग टू फॉर एग्जांपल रेजिस्ट द टर्किश इन्वेजन दैट हैज बीन टेकिंग प्लेस। पहली बात कि हम पॉलिटिकली यूनाइटेड नहीं थे। या इस तरीके से इस चीज को समझ लेते हैं, नो डाउट द वॉरियर्स वर कंपैरेटिवली ग्रेट वॉरियर्स, बट बिकॉज ऑफ द म्यूचुअल फाइट्स दैट वर कंटिन्यूअसली गोइंग ऑन बिटवीन दीज वाज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ लॉसेस दैट वाज सफर्ड बाय बोथ द साइड्स। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, नॉट ओनली दैट दे वर कंपैरेटिवली ग्रेट वॉरियर्स, एक और भी बात है, देयर वर टू इंपॉर्टेंट किंग्स हु अटैक्ड इंडिया। गजनी ने किया 1027 तक, और फॉर एग्जाम्पल गौरी ने किया 11,078 के बाद फॉर एग्जाम्पल एक कंटिन्यू टू अटैक, और 1206 तक वो करता रहा। कितने टाइम का गैप है दोनों के बीच में? अप्रोक्सीमेटली 150 ईयर्स, 150 साल का गैप है। हम 150 साल में इनको समझने में कामयाब नहीं हो पाए। वी टोटली फेल टू अंडरस्टैंड देयर नेचर एंड कैरेक्टर। गजनी ही अटैक्ड 17 टाइम्स, आपके घर के ऊपर 17 बार अटैक करा, आप लूट के जा रहे हो यार, कमाल की बात है। आप कभी तो इकट्ठे हो जाओ 17 बार में, कभी तो समझ लगा लो कि ठीक है आपस में लड़के बाद में मर जाएंगे, पहले जो बाहर से आ रहा है लूट के जा रहा है, आज इसको लूट रहा है, इसको लूट रहा है, इसको लूट रहा है। यहाँ पे हमारे सोमनाथ मंदिर के ऊपर आ गया 1025 में 1025 अटैक द सोमनाथ टेम्पल। सोमनाथ टेम्पल के बारे में कभी पढ़ के देखना, जबरदस्त जो आइकन वहां पे था, जो इमेज गर्भगृह में है जहां पे मूर्ति रखी जाती है भगवान की, वो हवा में खड़ी हुई थी, हवा में खड़ी हुई थी विदाउट एनीथिंग। इतनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी हमारे पास थी, और ये बंदा उठा के ले गया यार हमारी मूर्तियों को। हमारे फॉर एक मूर्ति तोड़ दी गई, और जो मंदिर है सोमनाथ मंदिर के गेट उठा के ले गया ये बंदा गजनी में। इतनी इसकी हिम्मत बढ़ गई थी। क्यों? ही वॉज कॉन्टिन्यूसली अटैकिंग इंडिया। इंडिया को अटैक क्यों कर रहे थे? Because the important thing that is there was they did not have any resources. Afghanistan, Pakistan बड़े छोटे 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 गांव से, गौरी एंड गजनी आर द villages that are there। छोटे छोटे गांव थे, गौर गांव है, गजनी गांव है वहां का, पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले रीजन में कुछ नहीं है, इधर अटैक। एंड आवर टेम्पल्स दे वर हैविंग ह्यूज अमाउंट ऑफ वेल्थ, and therefore these people they were attracted toward the wealth that were there in the Indian temples territory। और वहां पे हमें क्या लग रहा था, गजनी एक लुटेरा है, he has come to India for loot and for example plunder, और लूट के वापस चला जाएगा। हमें इसमें भी संतुष्टि हुई थी, कोई बात नहीं तुम हमें लूट के चले जाओ, इसमें भी हम संतुष्ट थे, क्यों? कम से कम गद्दी पे तो हमारा बंदा बैठा है। व्हाट इज दिस? ये एक समझ नहीं थी। ये 17 टाइम्स ही अटैक्ड इंडिया, और फॉर एग्जाम्पल जब भी आता फॉर एग्जाम्पल कुछ ना कुछ लूट के चला जाता, एंड वी नेवर फॉर्म्ड अ यूनाइटेड फोर्स कि एक बार इसको हरा दो बाद में आपस में लड़ते रहेंगे। गजनी छोटा सा गांव, गौर छोटा सा गांव से निकल के ये बंदे कुछ डाकू लुटेरे इकट्ठे हो गए, हमें लूट के चले गए। वंस फॉर एग्जाम्पल व्हेन दिस अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, ये गौर में गए, गजनी वाले एरिया में गए, वहां पे उतरे एयरपोर्ट के ऊपर, कहता यार मेरे को गजनी दिखाओ कितना बड़ा शहर है। जो एम्बेसडर था बोलता गजनी तो कुछ नहीं गांव है। वाजपेयी साहब बोलते मेरे को पता ये गांव है, और मेरे को पता 1000 में भी ये गांव ही था।
कहता मैं ये हमने 17 बार इन्होंने हमारे ऊपर अटैक किया, 17 टाइम्स लूटेड अस। मैं देखना चाहता हूं कि हिंदुस्तान आज भी अमीर है, ये कितने बड़े अमीर है कि नहीं है, कि देखना चाहता हूं। दिस वाज द फर्स्ट स्टेटमेंट दैट वाज पास्ड बाय अटल बिहारी वाजपेयी व्हेन ही विजिटेड अफगानिस्तान वाले रीजन में। क्यों? देखना चाह रहे थे कुछ उनके पास बचा भी कि नहीं है, और कुछ भी नहीं फॉर एग्जाम्पल बचा हुआ। जो सोमनाथ मंदिर के दरवाजे लूट के ले गए थे, व्हेन रणजीत सिंह ही अटैक्ड अफगानिस्तान, वहां से वापस लेके आए थे दरवाजे उनके सोमनाथ टेम्पल के मंदिर। उस समय सोमनाथ टेम्पल नहीं था। अब इसकी स्ट्रेटेजिक और इसका जियोपॉलिटिकल पॉलिटिकल थिंकिंग देखो महाराजा रणजीत सिंह की। दरवाजे हमारे कल्चर का हिस्सा है, तब हिंदू मुस्लिम से कि इतना डिवीजन नहीं देखने को मिलता था। दरवाजे हमारे कल्चर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे मंदिर के दरवाजे लेके, वहां से दरवाजे वापस लेकर आया महाराजा। और ये दरवाजे कब लेके गया? 1025 में। और वापस कब लेकर आए? 1840s में। 800 साल के बाद हमें दरवाजे याद है कि हमारे लोगों के जहन में कितनी बात होगी कि हमारे मंदिर के दरवाजे लेके गए। उस टाइम मंदिर नहीं था, नहीं, महाराजा रणजीत सिंह ने दरवाजे सोमनाथ के ऊपर, वो मंदिर दोबारा से बनवाया गया। रिसेंट जो मंदिर है दोबारा बना गया। और यही जो सोमनाथ के टेम्पल के मंदिर हैं के दरवाजे हैं, ये गोल्डन टेम्पल में लगे हुए हैं। अगर उस समय होते तो वो दरवाजे सोमनाथ के लगवाने थे। क्यों? बिकॉज एवरी रूलर दैट वाज देयर उसी तरीके से हर धर्म को एक नजर से देखते थे। एक अटैक 17 बार अटैक करके हमें लूट के चला गया। और उससे बड़ी बात है हमारा कल्चर, हमारा आर्ट एंड आर्किटेक्चर कितना जबरदस्त होगा। मूर्ति हवा में खड़ी थी। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दैट थिंग कि हमारा कल्चर कितना रिच था, बिकॉज दैट इज द कल्चर दैट वी हैव बीन इवाइविंग फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। उसको धीरे धीरे हम डेवलप करके इस स्टेज तक कंपेरेटिवली हम अपने आप को पहुंचाने में कामयाब हो गए थे। एंड ही अटैक्ड 1178 में, 1206 में मर जाता है ये गौरी। 150 साल के बाद we totally fail to understand nature and character of the attack। हमें लगा ये भी लुटेरा था, ये भी लुटेरा था, फिर लूट के वापस चला जाएगा। अरे क्यों लूटेगा यार, क्यों लूटेगा? अगर आपके घर में कोई लूट ले तो कैसा लगेगा आपको? अच्छा कि बुरा? और 17 बार सेम बंदा लूट ले, बेइज्जती है कि नहीं है? पता भी सेम बंदा, और 150 साल बाद फिर वही छोटे से गांव से निकल के लुटेरे आ गए। We fail to understand। हमें लग रहा था ये लुटेरा है, लूट के वापस चला जाएगा। हम तो शॉक हो गए थे 1206 में जाके, अरे तुम तो गद्दे के ऊपर बैठ गए हो यार। Indians were shocked because we or the Indian people or Rajputs at that particular point of time, we never form a united force कि आपकी आपसी दुश्मनी छोड़ देते हैं। Let us fight against these people who are there coming and in India and setting up their own empire। और Turkish empire for example बना दिया। छोटे से गांव से निकल के हमारे यहाँ पे जाके एक इतना बड़ा साम्राज्य बना दिया कि बाद में धीरे धीरे चलता हुआ जम्मू कश्मीर से लेके फॉर एग्जांपल कन्याकुमारी तक उन्होंने बना दिया। फिर मोहम्मद बिन तुगलक वाला हम करेंगे। एंड देयरफॉर इट इज, कुछ उनकी कैपेबिलिटी थी, कुछ हम में भी कमियां थी, जिसकी वजह से फॉर एग्जांपल दीज पीपल दे वर एबल टू एस्टैब्लिश देमसेल्फ। एक बैकग्राउंड आपको समझ आ रहा है सब कुछ, ऑनलाइन वालों को भी। नाउ यहां से प्रीलिम्स का नहीं मेंस का क्वेश्चन बनेगा। व्हाट वर द रीजंस दैट द टर्क्स दे वर एबल टू एस्टैब्लिश देमसेल्फ इन इंडिया, और हम क्यों हार गए? ये मेंस का क्वेश्चन कंप्लीटली बन सकता है पहला। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, इनका इम्पैक्ट क्या था? अगर हारने के रीजन सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल, एडमिनिस्ट्रेटिव, रिलीजियस हो सकते हैं, तो इम्पैक्ट भी सभी यही होगा, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल, रिलीजियस, और कहीं ना कहीं पे टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होगा। जब इम्पैक्ट होता है तो वाइस वर्सा होता है, कुछ हम उनसे सीखेंगे, कुछ फॉर एग्जाम्पल वो हमसे सीखेंगे, कुछ एक सिंक्रेटिक कल्चर इमर्ज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कुछ भक्ति वालों ने सूफी से सीखा, कुछ सूफी वालों ने भक्ति वालों से सीखा, तो एक मिक्स कल्चर की तरह इमर्ज हो गया। एक मिक्स लैंग्वेज फॉर एग्जाम्पल उर्दू लैंग्वेज की तरह इमर्ज होगी। इसी समय तो उर्दू लैंग्वेज ने उभर के आई थी। एक मिक्स फॉर एग्जाम्पल आर्ट एंड आर्किटेक्चर शुरू हो गया। हमारे मंदिर कैसे ऐसे बने हुए थे, और जब वो लोग बाहर से चलकर आए थे, ऐसे थोड़ा कि अपने चलो भी मिस्त्री भी लेके चलते हैं वहां पे जाके कुछ बनाएंगे, घर बार बनाएंगे, ऐसा तो नहीं है। जो कुछ अभी घर बनाने वाले बंदे भी लेके चलते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फॉर एग्जाम्पल ये हमारा मंदिर बने हुए हैं, उन्होंने हमारा ये वाला हिस्सा तोड़ दिया, मस्जिद बन गई। यही तो बहुत अच्छा तोड़ देते थे, और हमारी मूर्तियां तोड़ दी, और ऊपर फॉर एग्जाम्पल अपना तामझाम शुरू कर दिया। दिस थिंग इज रियलिटी व्हाट हैपेंड।
और ये ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान में हुआ, ऐसा नहीं कि सिर्फ मुस्लिम ने किया। यहाँ पे चलो इंडियन सामने तो कहीं बाहर जाके अटैक किया नहीं कभी, वो एक अलग बात, हमारा कल्चर काफी रिच था। जहाँ पे भी जो भी कम्युनिटी गई है उसने दूसरी कम्युनिटी, जो डिफीटेड कम्युनिटी है, उसके धार्मिक लिटरेचर को, उसके कल्चर को, उनके मंदिरों को, या जो भी उनका चर्च को, या जो भी आप लगा लो, तोड़ा है। दिस फिनोमिनन हैज टेकन प्लेस अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया में फॉर एग्जांपल ये कंपेरेटिवली फिनोमिनन हुआ है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदुस्तान में मंदिर टूटे, कहीं पे मंदिर टूटा, कहीं पे मस्जिद टूटा, कहीं पे चर्च टूटा, कहीं पे और फॉर धर्म को फॉलो करने वाले उनका और चीज टूटा। क्यों? पहली बात, यू हैव डिफीटेड द कम्युनिटी, आप हार गए हो। जस्ट एज एन एग्जाम्पल, आपका प्रीलिम्स का पेपर है 9:30 बजे, आप 9:15 बजे किसको याद करोगे? भाई बचा ले, जो करना था मैंने तो कर लिया, अब तुम्हारे पास है। भगवान को याद करोगे, और भगवान कहे चल तू निकल, मैं इधर देख रहा हूं। कैसा लगेगा आपको? भगवान कहां पे है? मंदिरों में। तो इन्होंने क्यों हराया, क्यों ऐसा किया? बिकॉज ये शो करना चाह रहे थे आप पॉलिटिकली आपके राजे वीक नहीं है, आपके भगवान भी आपको बचाने में कामयाब नहीं है। खुद को नहीं बचा सकता, तुम्हें क्या बचाएगा? ये दिखाना चाह रहे थे। यही नहीं, हर जगह पे जहां जहां पे कम्युनिटीज ने अटैक किया, यह फिनोमिनन देखने को मिला कि तुम जिसको मानते हो वो खुद को नहीं बचा सकता, तुम्हें क्या बचाएगा? दिस वाज एन आइडिया दैट वाज बेसिकली पुट फॉरवर्ड। इसलिए वो रिलीजियस वॉर लड़ते थे, एंड जब रिलीजियस वॉर लड़ रहे थे, दिस एवरीथिंग फेयर इन लव एंड वॉर। हमारा फॉर एग्जाम्पल, जस्ट हम आगे करेंगे, जैसे हमारी वॉर है, हमारे राजपूत बहुत ब्रेव वॉरियर्स थे यार, लेकिन असूलों वाले भी थे। जस्ट एज एन एग्जाम्पल, चलो जी सुबह 10 बजे लड़ाई शुरू करते हैं, शाम को 5 बजे तक हम लड़ेंगे, फिक्स था ये। सूरज निकल जाएगा, हम हथियार उठा लेंगे, सूरज छिप जाएगा, हम रेस्ट पे चले जाएंगे। कभी भी भागते हुए के ऊपर वॉर नहीं करेंगे, वार नहीं करेंगे। अगर एनिमी ने अपने हथियार फेंक दिए, हम उनके ऊपर लड़ेंगे नहीं। ये तो हमारे आइडियल्स है ना। अब जब टर्क्स है, इनको समझ ही नहीं आता था ये सिस्टम। लड़ना है यार, इस लंच टाइम थोड़ा होगा इस लड़ाई में कि अब चलो सुबह हो गया, खा पी लिया, अब लड़ना शुरू कर दिया, शाम को थक गए, चलो ऐसा करते। ऐसा नहीं था। दे यूज्ड ऑल द फेयर एंड फाउल मीन्स टू अटेन विक्ट्री, बिकॉज हमारा प्रिंसिपल्स की लड़ाई थी, उनके लिए प्रिंसिपल्स कुछ नहीं था, उनको खुद कुछ नहीं था उनके देशों में, उनको जीतना था, चाहे वो राइट तरीका हो, चाहे फॉर एग्जाम्पल वो रॉन्ग तरीका हो। Victory, attaining of the victory was the sole purpose for these people, and they did not have any ethical practices in all these things. हमारे राजपूत लड़ रहे हैं ना, तो वहां पे एक एथिक्स बरते जाएंगे, वॉर एथिक्स, कि हम आपके निहत्थे के ऊपर वॉर नहीं करेंगे। अगर हथियार फेंक दिए, नहीं आपको मारा जाएगा, हथियार उठाओ। या फॉर एग्जाम्पल मूवी भी आई थी ना, अलाउद्दीन खिलजी, तो लास्ट में लड़ रहे होते हैं, खिलजी का तलवार गिर जाती है, नहीं उठा तलवार, तेरे ऊपर ऐसे वार नहीं करूंगा। वॉर एथिक्स है यार वो हमारे। हम लड़ भी रहे हैं तो एथिक्स यूज कर रहे हैं। हम सुबह से लेकर शाम तक लड़ेंगे, इसके बाद आपके ऊपर रात को अटैक नहीं करेंगे। इन्होंने फॉर एग्जांपल किया। कभी मूवी आई है ताज, मुगल्स के ऊपर, फॉर एग्जांपल वेब सीरीज आई है, 7-8-10 उसके क्वेश्चन है, उसमें यही दिखाया गया है। महाराणा प्रताप को कहता नहीं शाम होगी, मैं तो चलो गेड़ी लगा के आता हूँ, घूम फिर के आता हूँ। दिस इज नॉट अ टाइम व्हेन द मुगल्स विल बी अटैकिंग अस। वो आके बेवकूफ हमारे ऊपर अटैक कर देती है। उनका सोचना और हमारा सोचना फर्क था इस। लेकिन वॉर एंड बैटल्स में एथिक्स, हमारे आपस में लड़ रहे हैं एथिक्स है, उन लोगों को हमारे एथिक्स का नहीं पता, या समझना ही नहीं चाह रहे वो। एंड देयरफॉर दिस इज वन रीजन कि जिसकी वजह से उनके एथिक्स नहीं थे, हम एथिक्स के साथ ही लड़ते थे, तो फॉर एग्जाम्पल वी वर डिफीटेड। इतना क्लियर हो रहा है सबको? हाँ, इट वॉज बेसिकली एन आर्ट कमिंग। There are various reasons that are there. There will be political reasons that are there. There will be economic reasons that are there. Social reasons will be there. Administrative reasons will be there. कुछ धार्मिक तौर के ऊपर भी advancement या divisions that would be there. तो उस तरीके से for example आ जाएगा. For example, when we talk about just political reasons that are there, कि what are the political reasons? इसको ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे एक बैकग्राउंड आपको थोड़ा सा मैंने दे दिया है, क्या हो आगे वाले हम 1 आवर में हम करने वाले हैं। उसके बाद इस चीज़ का आपको डिक्टेट भी करवाएंगे, क्योंकि ये सीधा क्वेश्चन कंपेरेटिवली मेंस का पूछा जा सकता है। पॉलिटिकल रीजंस, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल रीजन वाज दैट देयर वाज नो सेंट्रल अथॉरिटी, जिसकी आप भी बात कर रहे थे। द सेंट्रल अथॉरिटी वाज कंपेरेटिवली लैकिंग। बाई चांस ऐसा हो गया कि गुप्ताज के बाद हमें पूरे का पूरा कभी भी एक यूनाइटेड इंडिया, जब आप ऐसा लगा लो कि इवन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री वाज नॉट यूनाइटेड। कुछ थे रूलर्स, फॉर एग्जाम्पल बीच में टाइम आया, रूल किया इन्होंने,
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे थे, पालास थे, प्रतिहारास थे, पालास थे, किंग से प्रतिहार या कुछ फॉर एग्जाम्पल अदर पीपल दे वुड बी देयर इन, दे वर ग्रेट वॉरियर्स। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे आ जाती है, वो तीनों के तीनों ही कैपेबल थे। अगर बेटा पप्पू निकल जाए तो डर लगता है घर वालों को कि हमारा बेटा निकम्मा निकल गया, लेकिन अगर चार बेटे हो चारों मोदी की तरह निकल जाए तो और टेंशन है, अब गद्दी पे किसको बिठाऊं। सेम वाज द केस, ये भी कैपेबल है, ये भी कैपेबल है, ये भी कैपेबल है, अब क्या होगा, तीनों कैपेबल निकल गए तो म्यूचुअली इंटरसाइन, ऐसी वॉर हो रही है, चाहे हार भी रहा है कोई, लेकिन दूसरे को इतना नुकसान पहुंचा दिया that they will not be able to emerge for next 5 to 7 years. That always, इन्होंने बचाने की कोशिश करी, लेकिन इनके बाद भी फॉर एग्जाम्पल no other power could be there who could be controlling the good part of the country, जिसकी वजह से सेंट्रल अथॉरिटी ना होने की वजह से सिस्टम कंप्लीटली हो। इसका एक और इंपॉर्टेंट रीजन होता था, द पोलिटिकल लाइफ वॉज बेसिकली द फ्यूडल इन नेचर। फ्यूडल लाइफ, एक फेज आता है जब हमारे कंट्री में गुप्ता टाइम पीरियड के बाद, जब हमारा ट्रेड एंड कॉमर्स टोटली डिक्लाइन हो जाता है, हम पूरे के पूरा एग्रीकल्चर के ऊपर शिफ्ट करने की करते हैं। वहां पे क्या होता है, द किंग वुड बी रूलिंग, फॉर एग्जांपल ये किंग है, इस छोटे छोटे एरिया को डिवाइड कर देता था अपने लोगों में, एंड दे इट इज नोन एज सामंत। उस हेड को सामंत बोला है। प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सामंत क्या होता है। बाद में टर्क्स जो आएंगे इसी चीज को इक्ता बोलेंगे, वो क्या बन जाएगा, इक्ता। और जो मुगल्स आएंगे फॉर एग्जांपल, वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग टर्म्स, फॉर एग्जांपल उस चीज को मनसब हो जाएगा। बात एक ही है, अ पर्सन हु इज हेडिंग अ पर्टिकुलर टेरिटरी, राजा पूरा है, छोटे छोटे ऑफिसर्स को, यहाँ पे राजपूत के टाइम के ऊपर उसको बोलेगा सामंत। जब टर्क्स का टाइम आ जाएगा, जब टर्किश डायनेस्टी है, उसी बंदे का क्या था, इक्ता का इक्तादार बन जाएगा। जब मुगल्स आएंगे तो उसका हेड, उस एरिया को बोलेंगे मनसब, तो क्या बन जाएगा, मनसबदार बन जाएगा। टर्म सेम ही है, लेकिन अलग लैंग्वेज की वजह से फॉर एग्जांपल वो अलग अलग उसका मतलब निकलाता है। कमिंग बैक टू दिस सामंत, व्हाट वाज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी? His responsibility was basically to maintain law and order in the area and to collect the land revenue. यही मनसबदार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यही इक्तादार की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, यही फॉर एग्जाम्पल बाद में मनसबदार की रिस्पॉन्सिबिलिटी और सामंत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दो ही है, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर और राजा को रेवेन्यू कलेक्ट करके फॉर एग्जाम्पल आपने दे देना, दैट इज। अगर एरिया है, फर्स्ट दिस इज कंडीशन। सेकंड, देयर कैन बी अ पर्सन जिसके राजे के साथ मैट्रिमोनियल अलायंसेस हो। फॉर एग्जाम्पल इस मनसब ने, ए मनसब ने अपनी बेटी की शादी कर दी राजा के साथ, तो थोड़ा सा तो उसकी रिस्पेक्ट कंपेरेटिवली बढ़ी गई, थोड़ा सा तो राजा उससे खुश हो जाएगा। अगर उसकी घरवाली के उसकी बेटी के साथ भी अच्छी बनती है तो उसको थोड़ा सा और टाइटल दे देगा। जहाँ फॉर एग्जाम्पल इसकी अच्छी बन गई और बी और सी और डी के साथ राजे के रिलेशन खराब हो गए, ए के साथ मैट्रिमोनियल अलायंसेस है, बी सी और डी के साथ राजे के रिश्ते खराब हो गए। अब क्या होगा, अब राजा क्या बोलेगा कि भाई ऐसा करो यार, ये मेरे को कर रहे हैं दुखी, ये पूरे का पूरा एरिया का कंट्रोल कौन कर लो, ये कर लेगा। तो वहां पे क्या होगा, जो सामंत बड़े हो जाते थे उनको क्या बुलाया था, महासामंत बोला जाता था। तो ये टर्म पूछा जा सकता है, सामंत या महासामंत क्या होता है। सामंत एक पर्सन हु इज हैविंग अ कंट्रोल अंडर द किंग, हैविंग अ कंट्रोल ऑफ पर्टिकुलर रीजन, हैविंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर एंड कलेक्शन ऑफ द रेवेन्यू। अगर उसका टेरिटरी काफी बड़ा हो जाता था, वो फॉर एग्जाम्पल महासामंत उसको बोला जाता था। फर्स्टली, सेकंड थिंग, एक और क्वेश्चन निकल के आता है, अब अगर राजे के साथ फॉर एग्जाम्पल इसका एरिया इतना बड़ा हो गया, तो कल ए भी तो कह सकता कि मैं राजा बनूंगा, ऐसा भी तो हो सकता है ना। राज कराने के लिए तो सब चलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मेरी बेटी का घर वाला है राजा, तो कल को मैं राजा बन जाऊं तो और भी ज्यादा बढ़िया बात है। लेकिन हिंदुस्तान में ये कभी नहीं हुआ। नो डाउट देयर वर बिग सामंत्स एंड बिग महासामंत्स दैट वर देयर, बट दीज महासामंत और सामंत एंड महासामंत, इनकी आपस में भी जेलसी थी, because which they never were able to come together, despite the fact कहीं ना कहीं पे इनके बीच में मैट्रिमोनियल अलायंसेस भी थे,
लेकिन अगर मैट्रिमोनियल अलायंस एक दूसरे की बेटी के साथ शादी करनी है, अगर मैट्रिमोनियल अलायंस करने हैं तो आपको पहले किंग की परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी आप कर पाओगे। बिकॉज किंग को भी पता था अगर ये एक बंदे ने अपनी 5 बेटियां हैं, पांचों के पांचों महासमंत के साथ शादी कर दी, तो कल तो मेरे को गद्दी पे हटा सकता है। किंग वॉज नॉट गिविंग द परमिशन फॉर सच अलायंसेस। तभी परमिशन मिलेगी अगर फॉर एग्जाम्पल लगता है कि कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं होने वाली, नो डाउट। यहाँ पे क्या है, एक पूछा जा सकता है कि समन सिस्टम क्या है। सेकंड थिंग कुड बी आस्क्ड फॉर एग्जांपल महासमन सिस्टम क्या है, क्या ये कभी इकट्ठे होकर राज्य के खिलाफ अटैक किया? दे डिड नॉट अटैक। देयरफॉर इट वाज द फ्यूडल सिस्टम दैट वाज प्रिवेलिंग एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। फ्यूडल सिस्टम के लिए एक नेगेटिविटी है। फॉर एग्जाम्पल आप गाँव में रहते हो या फ्यूडलिज्म की बात करते हैं, फ्यूडल सिस्टम एक नेगेटिव थिंग होता है, बाहर वाले आइडियाज को एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होती इतनी ज़्यादा, ऑलवेज अ रिजेक्शन टू द आइडियाज। तो वहाँ पे क्या होता है, बिकॉज ऑफ द फ्यूडल सिस्टम दैट इज देयर, our tendency becomes centrifugal। एक ही जगह के ऊपर फॉर एग्जांपल हम कंसंट्रेट करने की कोशिश करेंगे एंड दे विल हैविंग अ नैरो आउटलुक, हमारी आउटलुक भी नैरो हो जाएगा। जैसे जैसे पुराने समाज के रीति रिवाज भी नेगेटिव होते हैं, लड़कियों को पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, लड़कियों को स्कूल से बाहर नहीं जाना, घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, किचन का काम फॉर एग्जांपल लड़कियों को ही करना चाहिए, ऑल दोज थिंग्स दैट आर देयर। थर्ड थिंग, एब्सेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक कॉन्शियसनेस। स्ट्रेटेजिक कॉन्शियसनेस वाज मिसिंग, बिकॉज जैसे बताया आनंदपाल था, जयपाल था, ये टाइम एंड अगेन इनके ऊपर अटैक हो रहा था। इन्होंने बोला भी कि यार मैं नॉर्थ वेस्ट में रूल कर रहा हूँ, बट आप भी तो मेरे साथ आओ हेल्प करने के लिए। दीज राजपूत रूलर्स वर नॉट हैविंग दैट मच नेशनल कॉन्शियसनेस दैट वर देयर, जिसकी वजह से क्या हुआ, एक स्ट्रेटेजिक आउटलुक कभी भी इमर्ज होकर नहीं आया, कभी भी हम एक यूनाइटेड फोर्स नहीं बन पाए। हम अपने इंडिया में, अपनी कंट्री में क्या हो रहा है पूरी की पूरी में ये भी नहीं देख पाए थे। वी वर अनेबल टू हैव अ आउटलुक कि व्हाट इज हैपनिंग इन सेंट्रल एशिया, बिकॉज ऑफ द स्ट्रेटेजिक कॉन्शियसनेस वाज मिसिंग। आप नॉर्थ वेस्ट में रूल कर रहे हो, आपको नॉर्थ वेस्ट में ही नहीं, आपको अदर कंट्रीज में क्या हो रहा है उसका भी पता होना चाहिए, जिसका हमें नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिला। ऑन द वन हैंड वी वर हैविंग नॉट हैविंग स्ट्रेटेजिक कॉन्शियसनेस, ऑन द अदर हैंड देयर वर वेरियस अपहीवल्स दैट वर गोइंग ऑन सेंट्रल एशिया। The Central Asian politics were, for example, completely changing to a great extent, and we totally failed to understand those things, क्योंकि हम उसको अपनी responsibility ही नहीं समझ रहे थे। Fail to understand the nature of the character of the Turkish invasion। हम टर्किश जो इन्वेजन था इसका करेक्टर समझने को फेल हो गए। जैसे आपको बताया था, हमें लगा था कि गजनी लुटेरा है तो गौरी भी लुटेरा ही होगा। इट वॉज अ शॉक फॉर द इंडियंस कि यार ये आके फॉर एग्जाम्पल गद्दी के ऊपर कैसे बैठ गया, and therefore other powers were also fighting। we cannot have a unity at this point of time। हमारे में यूनिटी कभी नहीं थी। क्यों नहीं थी यूनिटी? बिकॉज हमें अपने ऊपर और अपने साथ वालों के ऊपर भी कभी भी विश्वास नहीं हो पाता। therefore because of this political reasons that are there, the Indians for example इंडियंस दे वर डिफीटेड एंड पोलिटिकली हम फॉर एग्जाम्पल उनको एक बहुत बढ़िया टक्कर देने में कामयाब नहीं हो पा रहे थे। इतना क्लियर है सबको? महासमंत बेसिकली मीन्स मंजीत अ पर्सन कंट्रोलिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ टेरिटरी बट अंडर द ओवरऑल कंट्रोल ऑफ द किंग। इतना क्लियर है? लिखो जी थोड़ा, फिर आगे सेकंड पॉइंट करेंगे। लिखो जी। हेडिंग करो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टर्किश रूल। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टर्किश रूल। क्यों? कोई बात नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टर्किश रूल हेडिंग दे दो। फर्स्ट पॉइंट इंट्रोडक्शन लिखो। इंट्रोडक्शन ए कर लो इसको, ए का फर्स्ट पॉइंट, ए इंट्रोडक्शन कर लो, इसका फर्स्ट पॉइंट। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टर्किश रूल इन इंडिया the establishment of Turkish rule in India during the closing decade of 20th century, during the closing decades of 12th century,
represented of 12th century represented a path-breaking phenomenon. Represented a path-breaking phenomenon in Indian history. Second point, phenomenon in Indian history. Second point, the success of the Turks, introduction की entry second point, the success of the Turks, TURKS, and the failure of Rajputs, Turks, TURKS, and the failure of Rajputs were the result of combined effect of large number of factors working together. Large number of factors. Combined effect of large number of factors working together. It was the culmination of the process of Turkish invasion which continued for more than 200 years. B लिखो, political administrative factors. इंट्रोडक्शन के बाद बी, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स. पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स. First point, there was no central authority in North India during the early medieval period. Full stop. Because of this, comma, the Turks were not required to counter any major power. Counter, COUNTER. The Turks were not required to counter any major power in North India. Full stop. Second point, in North India. Second point, the political life of Rajputs was feudal in character. नहीं, अरे मतलब तेज लिखना सीखो ना. The political life of Rajputs was feudal in character. Full stop. The king had to rely, RELY, the king had to rely heavily on the support of feudal lords, bracket Samant, bracket Samant, full stop. The feudal system
was centrifugal. The feudal system was centrifugal in character. Full stop. Therefore, national consciousness was missing. National consciousness was missing during this period. Third point. The absence of sound strategic consciousness among the Rajputs also played an important role in their failure against Turks. The absence of sound strategic consciousness among the Rajputs also played an important role in their failure against the Turks. Full stop. The early medieval age was a period of great upheavals in Central Asia, HEAVALS, in Central Asia. But the Indian ruling class kept its eyes closed and failed to prepare themselves in advance. Full stop. The Rajput rulers, इसी में लिखो continue. The Rajput rulers fail to understand their responsibility in safeguarding the northwest frontier. Full stop. They believed that the Hindu Shahi dynasty of Northwest was responsible for the defense of Indian frontier. Full stop. Continue करो. The Rajput rulers also failed to understand the character of Turkish invasion. The Rajput rulers also failed to understand the character of Turkish invasion. Full stop. They continue to believe that
they continued to believe that the Turks represented that the Turks represented just a looting people group of looting people, लुटेरे हैं, जब मरॉडर्स कर लो, MARAUDERS, लुटेरे को बुलाए थे, who are attacking just for wealth, who are attacking just for wealth, full stop. But when the Turks entered India, with a vision of establishing their rule, with a vision of establishing their rule, comma, the Rajput rulers were taken by surprise. Rulers were taken by surprise. Next point. Rajput rulers were taken by surprise. Next point. The Turks continue to invade India. The Turks continue to invade India repeatedly for more than 200 years. But the Rajput rulers failed to strengthen themselves. Next point. The lack of unity among the Indian powers had eased the task of the Turks. Full stop. Some half-hearted attempts were made in 989 AD. Hearted, HEARTED, आधे दिल से. 989 AD, when the Chauhans and Chandelas joined hands with Jaipal against Subuktigin. Joined hands with Jaipal against Subuktigin. And in 1008 AD, and 1008 AD, a confederacy of Indian powers involving Ujjain, Gwalior, Kalinjar, KALINJAR, Delhi and Ajmer was formed under Anandpal. Full stop.
full stop. But these efforts, but these efforts failed to produce, efforts failed to produce the desired result. But these efforts failed to produce the desired result. Full stop. Some of the Indian rulers like Jai Chand of Kannauj, Jaichand of Kannauj supported Turks against Indian powers. Full stop. This deep-rooted disunity doomed the fate of Rajputs. Doomed the fate of Rajputs. The fate, F-A-T-E, the fate of Rajputs. क्लियर है? नेक्स्ट हेडिंग मिलिट्री फैक्टर्स. पॉलिटिकल के बाद मिलिट्री फैक्टर्स. पढ़ो ये एक बार जो लिखाया है पहले. ऑनलाइन वालों को समझ आ गया? मेरे पास ऐसे पॉइंट्स नहीं है बना ली. फेट मीन्स उनकी किस्मत. हाफ हार्टेड अटैक नहीं, हाफ हार्टेड अटेम्प्ट्स. आधे दिल से अटेम्प्ट लगाई हुई. हाफ हार्टेड अटेम्प्ट्स वर मेड इन 989 when Chauhans and Chandelas joined hands with Jaipal against Subuktigin. जयपाल के साथ हाथ मिला लिया चौहान्स ने और चंडेलास ने सुबुक्तगिन को हराने के लिए. यस दे विल बी अवेलेबल. क्या हुआ? मेरे से पूछ लो, उसने भी गलती लिखा होगा, तुम्हारा भी गलत करवा देगा. हो गया? फिर ठीक है. Next are the military factors. Which played an important role in the defeat of the Rajputs. The first thing जैसे हमने किया है, even the military was feudal in nature. मतलब कि राजा है और फॉर एग्जाम्पल ये है समंत. अब आर्मी वुड बी बेसिकली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द समंत. कि समंत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है
989 AD है और 1008 AD है। मेंटेनिंग ऑफ द आर्मी वाज बेसिकली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द किंग। तो आर्मी का रिलेशन सामंत के, मेनली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सामंत। तो आर्मी का रिलेशन सामंत के साथ अच्छा होगा या किंग के साथ अच्छा होगा? ऑब्वियसली, क्यों? बिकॉज डेली उसकी उठ बैठ है। राजे का तो कभी साल 6 महीने के बाद एक बार शक्ल देखने को मिलेगी, किस्मत अच्छी हुई तो। Therefore, in that particular regard, the army was there. The Samants they maintain an army, but problem क्या थी? Army had a closer relation with the Samant, and therefore जिसकी वजह से भी continuously problem है। because अगर राजा चेंज हो गया या समंत ने बोल दिया कि नहीं, हमें फॉर एग्जांपल राजे को लगता है कि पूरे समंत की मिला के, सभी समंत की मिला के हमारे पास आर्मी 1 लाख की है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है 3 समंत सब 4 समंत सपोर्ट ही ना करे, भी अपनी आर्मी को बोल दो जी मैं बीमार हो गया, हम नहीं आ सकते, या कुछ और है। Therefore, they were always having good allegiance to the Samant as compared to the problem the king, जिसकी वजह से king had a very limited direct command and control over the army, तो एक problem है, and loyalty was also towards the Samant as compared to others. Next, another thing that is there, if feudal है, dependency was basically more on the elephants। हमारे राजाओं को ये लगता था कि फॉर एग्जाम्पल हाथी है, हाथी को शराब पिला देंगे, उसके बाद फॉर एग्जाम्पल आगे वाले आर्मी को वो हरा देगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर शराब पीने के पीछे को घूम गया तो ऐसा भी तो हो सकता है ना। दैट हैपेंड विद एन नंबर ऑफ टाइम्स विद अस। आगे जाना था, उसका मूड बदल गया, चलो पीछे आ गया, अब अपने वालों को ही मारने लग जाते थे वो। Therefore, even this they failed to understand. No doubt, cavalry was there. No doubt, for example, horses were there. But अपने पास जो हाथी रखे हुए थे, कभी ना कभी जब ज्यादा दारू पी लेते थे, दिमाग काम करना बंद हो जाता था, तो अपने वाले लोगों के ऊपर ही फॉर एग्जाम्पल वो नुकसान कर लेते। That was one problem. Next is non-combatants. अब राजा है, आर्मी है, जा रही है, लड़ने का मूड है, चल लड़ते हैं। साथ ही साथ में फॉर एग्जाम्पल अटेंडेंट भी है, दरबारी भी चले जाते थे विराजों के साथ बातचीत करने के लिए। स्लेव्स भी चले जा रहे हैं, भी शाम को जब वेले हो जाएंगे तो हाथ पैर दबाएंगे इनसे। देयरफॉर और फैमिली के मेंबर्स भी जा रहे हैं, बेटी जा रही है, ये जा रहा है, वो जा रहा है, सब कुछ मिलके, रोना तो ना हो रहा, सब कुछ हो रहा है, पार्टी हो रही है, शाम को जीत गए तो भी आज जीत के कल देखते हैं, आज खाते जीते, तो प्रॉब्लम है। आर्मी अकेली जा रही है, बहुत बड़ी बात है। ये शिवाजी है, शिवाजी वॉज देयर, तो इतनी स्पीड से वो अटैक, गुरिल्ला वॉरफेयर, एकदम अटैक किया, जब तक दूसरा बंदा संभल गया तब तक वापस आ जाते थे, मौका नहीं लगता था। शिवाजी इतने जबरदस्त लीडर था। और यहाँ पे बाद में जब मराठास में भी कमी आई, पूरा तामझाम लाम लश्कर लेके, स्लेव्स भी चल रही हैं, विमेंस भी चल रही हैं, बच्चे भी चल रहे हैं, ये है वो हो रहा है, नहीं उससे पहले शुरू हो गया था, ऐसा तो नहीं। पानीपत वॉज जस्ट वन एग्जाम्पल। यहाँ पे मराठास का एक बेनिफिट क्या था, अगर वो हिली एरियाज में है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने मूवी तानाजी मूवी में भी देखा होगा, हिली एरियाज में है, उनकी कैपेबिलिटी अटैक करने की ज्यादा है। लेकिन अगर प्लेन एरियाज में आ गए तो वहां पे पहाड़ कैसे होगा? तो देखा ना, अजय देवगन ऊपर से ऐसे आ रहा है और उनको मार रहे हैं, प्लेन एरिया में कैसे आएगा? हाथी चाहिए, हाथी चाहिए, तो ये प्रॉब्लम है। इसके नॉन कम्बेटेंट जो नहीं लड़ने वाले लोग हैं वो भी कम्बेटेंट ज्यादा है। नेक्स्ट, द इनकैपेबल लीडरशिप दैट वाज देयर। बहुत कुछ रूलर थे, फॉर एग्जांपल पृथ्वीराज चौहान हो गए, ही वाज एन एक्सेप्शन, बहुत जबरदस्त ब्रेव वॉरियर, लेकिन बहुत कम लोग थे ऐसे इस समय में। बाद में और रूलर्स आएंगे जब मुगल्स के टाइम पे आएंगे। इनिशियल फेज में 1000 एडी के आसपास, 1100 एडी के आसपास, पृथ्वीराज जितने ब्रेव रूलर्स कंपेरेटिवली कम थे। राजपूत से वर ब्रेव वॉरियर्स, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन ब्रेव वॉरियर्स को अगर ब्रेव लीडर लीड कर रहा है तो उसकी बात ही अलग हो जाती है। दिस थिंग वाज कंपेरेटिवली मिसिंग, द पर्सनल चिवलरी, पर्सनल ब्रेवरी वाज देयर विद द राजपूत, लेकिन ओवरऑल एक लीडर जो था उनका, जो राजा था, वो हर बार इतना कैपेबल नहीं होता था। तलवारबाजी में कैपेबल हो सकता है, लेकिन टैक्टिक्स में कैपेबल नहीं था, कुछ और चीज में कैपेबिलिटी नहीं थी। देयरफॉर पृथ्वीराज चौहान जैसे बहुत कम रूलर फॉर एग्जांपल आ गए, ये प्रॉब्लम थी। थर्ड थिंग इसके साथ, द टेक्नोलॉजी दैट वाज देयर। द टर्क्स, कुछ हम में कमियां थी, कुछ टर्क्स में एडवांसमेंट थी, जिसकी वजह से फॉर एग्जांपल जीतने में कामयाब हो गए। द टर्क्स दे वर यूजिंग आयरन हॉर्स शू, दैट वाज देयर, वो उनको यूज कर रहे थे। मैं बताऊं क्या है,
आयरन स्टिरप्स, और फॉर एग्जांपल नावक। क्वेश्चन पूछा जाएगा ये किसने इंट्रोड्यूस किया था, प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनता है कि दिस वाज विच ऑफ द फॉलोइंग वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द टर्क्स इन इंडिया। आयरन हॉर्स शू, जैसे घोड़े का पैर के नीचे वो लोहे का लगाते हैं ना, खुर, जिसको क्या बोलते हैं उसको, ऐसे करके जो होता है घोड़े के पैर के नीचे, हमारे पास वो इतनी कैपेबल, जिसकी वजह से क्या होता था, द हॉर्सेस वर एबल टू मूव वेरी स्पीड एंड स्विफ्टली, बहुत तेज भागने में वो कामयाब, हमारे पास वो नहीं था। आयरन स्टिरप्स दैट आर देयर, जहां पे घोड़सवार पैर रखता है नीचे, तो हमारे वाला रस्से का होता था, ठीक है, जब फॉर एग्जांपल लेदर का हो गया, ये आयरन का था। तो उससे बेनिफिट क्या होता था कि खड़े घोड़े के चलते हुए भी खड़े होकर ऐसे तीर कमान से निशाना लगाया जा सकता था। रस्सा या लेदर तो हिल जाएगी, आयरन तो हिलेगा नहीं, जहां पे घोड़सवार खड़े होकर जाता था, दैट फॉर एग्जांपल आयरन स्टिरप्स दैट वर देयर। नवक फॉर एग्जांपल क्या होता है, पर्शियन बो, पर्शियन बो का डिजाइन कंपैरेटिवली हमारी बो से कंपेरेटिवली अच्छा होता, तीर कमान से, देयरफॉर वो चलते हुए घोड़े से ऊपर भी बड़े कंपेरेटिवली स्टैटिक होके, हमारे वाले भी थे, लेकिन यहाँ पे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की वजह से फॉर एग्जांपल कहीं ना कहीं पे वो हमारे आगे निकल गए, इसके चलते मिलिट्री फैक्टर की वजह से फॉर एग्जांपल द इंडियंस दे वर डिफीटेड और अदर रीजंस आर आल्सो देयर। इसके साथ ही the social cultural factors, they also played a very important role in the defeat of the Rajputs at that particular point of time. The society was degenerated काफी हद तक, there were good number of evils that were there. Those evils, they were associated with different outlooks. For example, Rajputs failed to understand beyond their family, beyond their village. उनके लिए उनका गांव, उनका कस्बा या उनका एक टाउन ही उनके लिए दुनिया थी, इसके बाहर क्या हो रहा है वी आर टोटली फेल टू अंडरस्टैंड, जिसकी वजह से क्या है, अगर कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ रहा है हम उसको भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अगर राइट्स की बारे की बात, अगर ईवल्स को दूर करने की बात हो रही है हम उस चीज को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो वहां पे प्रॉब्लम है। इसका देखने को कहां मिलता है, फॉर एग्जांपल विमेन्स के कंटेक्स्ट में, नो डाउट राजपूत विमेन को एक बहुत हाई स्टेटस दिया जाता है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन चाइल्ड मैरिज भी तो है, सती भी तो है, वेल या पर्दा सिस्टम भी तो कंपेरेटिवली है, जोहर भी तो है, ऑल दोस थिंग्स आर देयर। कहीं ना कहीं पे ये पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव बोला जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं पे इसको नेगेटिव भी बोला जाता है। दैट इज वन थिंग दैट हैज बीन। इसके साथ ही द वर्ण सिस्टम दैट हैज बीन देयर, द रिजिड वर्ण सिस्टम दैट वाज प्रिवेलिंग एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, जिसकी वजह से राजपूत की सोसाइटी में इतनी स्ट्रेंथ नहीं रही थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण की अपनी कैटेगरीज बन चुकी थी, क्षत्रियस की अपनी कैटेगरी बन चुकी थी, वैश्य की अपनी कैटेगरी बन चुकी थी, शूद्र की अपनी कैटेगरीज है, अनटचेबल्स की अपनी कैटेगरी है, आउटकास्ट की अपनी कैटेगरी है। तुम हायर आउटकास्ट हो, हम लोअर आउटकास्ट है, तुम हायर शूद्र हो, हम लोअर शूद्र है। शूद्र में भी 40-50 कैटेगरी है, ब्राह्मण में 25 प्लस कैटेगरी है, देयर मल्टीपल कैटेगरीज आते हैं। और जब कैटेगरी हो जाएगा तो बाहर से जब लोग अटैक कर रहे हैं, हम फॉर एग्जांपल उनको अटैक नहीं, उनको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे डिवीजन है। ऑन द अदर हैंड द टर्क्स का सोशल कल्चरल सिस्टम was completely different, at least कम कहने को तो डिफरेंट था। देयर फाइट दैट वाज गोइंग ऑन, दे कंपैरेटिवली कहा जाता है कि उनका हमारा समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में डिवाइडेड था। अभी मुस्लिम समाज में कास्ट सिस्टम आना बाकी था, अभी आया नहीं था। वो जब हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो हम अपने वाला कास्ट सिस्टम उनको दे देंगे, उनके कुछ फीचर हम लेने की कोशिश हम करेंगे। तो यहाँ पे क्या था, द टर्क्स अभी इक्वलिटी के ऊपर कंपेरेटिवली बात कर रहे हैं, वहां पे विमेन्स की कुछ हद तक इक्वलिटी थी। यहाँ पे इंडिया में राजपूत के विमेन का स्टेटस बहुत हाई था, लेकिन कहीं ना कहीं पे इनइक्वलिटी का एग्जिस्टेंस भी देखने को, स्टेटस बहुत है। फॉर एग्जांपल विमेन ने कुछ बोल दिया, विमेन तीर तलवारबाजी तो करती थी, विमेन ने कुछ प्रॉमिस कर दिया तो हम अपनी मेल जान दे देंगे, लेकिन अपनी घरवाली की, अपनी बहन की, अपनी माँ की जुबान उसके लिए दूर रखेंगे। देयर हाई स्टेटस वर देयर, लेकिन रिस्ट्रिक्शन या लिमिटेशन भी था। यहाँ पे एक अलग तरीके का टर्की सिस्टम दैट वाज देयर, दैट वाज मच मोर यूथफुल, दैट वाज मच मोर विगरस एंड कल्चरल लाइफ भी एग्जिस्ट कर रही थी। सिर्फ दो लोग नहीं लड़ रहे थे यहाँ पे, इट वॉज नॉट द राजपूत एंड टर्क्स दे वर फाइटिंग, दो अलग अलग सोशल कल्चरल सिस्टम भी लड़ रहे थे। फॉर एग्जाम्पल जैसे ट्रिपल तलाक की बात आ रही है, ये ट्रिपल तलाक की बात है तो विमेन्स भी तो बोल रही है कि खत्म हो जाना चाहिए,
या टेम्पल एंट्री की बात है तो विमेंस भी तो बोल रही है कि टेम्पल एंट्री होनी चाहिए। और दो सिस्टम अगर हम आपको, अगर आपकी सिस्टर को, आपकी आगे किसी की जनरेशन को दें, एक है कि गर्ल्स को स्कूल जाना अलाउड है या गर्ल्स को स्कूल जाना नहीं अलाउड है, आप बताओ जी क्या बोलोगे? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? शादी 15 साल 12 साल की उम्र में करनी चाहिए या 21 साल की उम्र में करनी चाहिए लड़कियों की? लड़कों को तो लेट अकल आती है इससे भी ठीक है, इसलिए पहले सरकार ने क्या किया होता, लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल, लड़कों की 21 साल। फिर सरकार भी मानती थी भी 3 साल बाद में लड़कों को अकल आती है। अब हाँ, मैं वही पहले की बात, अभी दोनों की 21 साल कर दिया सरकार, बोलती दोनों ही एक जैसे हो गए हैं चलो मजाक की बात है, ठीक है। टर्क्स दे वर कंपैरेटिवली मच मोर यूथफुल। जितनी डिवीजन हमारी सोसाइटी में देखने को मिल रही थी उस समय में, इस समय फॉर एग्जांपल सेम चीज यहाँ नहीं पा रही थी। देयर पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव के साथ साथ सोशल कल्चरल सिस्टम भी फॉर एग्जांपल कंपैरेटिवली था। इसके साथ ही वी वर कंपैरेटिवली वेरी आइडियलिस्टिक, आइडियलिस्ट थे हमारे, अगर लड़ रहे हैं तो भी आइडियल। फॉर एग्जांपल सरेंडर हमारे लिए शेमफुल था, मर जाएंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन इट टुक अ सेकंड अपॉर्चुनिटी फ्रॉम यू टू अटैक द एनिमी। आपके पास दूसरा मौका ही नहीं मिला कि आप एनिमी के ऊपर अटैक भी कर सकते हो। आपने बोल दिया मैं यहां पे लड़के मर जाऊंगा लेकिन पीछे नहीं हटूंगा। दैट वाज वन थिंग, बहुत ब्रेवरी की बात है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कल को आज एनिमी आपसे स्ट्रांग है, कल आप स्ट्रांग हो जाओगे तो फिर उसके ऊपर अटैक कर सकते हो, हैं? बहुत लोगों ने किया ऐसा, बहुत लोगों ने वो। देयरफॉर दे हैड टू डाई इन द बैटलफील्ड, ऑप्शन ही नहीं था रिट्रीट करने का। देयरफॉर आपके पास सेकंड चांस ही नहीं फॉर एग्जांपल बचा। द राजपूत दे फेल टू सरेंडर टू द मिलिट्री स्ट्रेटजी, कि कभी ना कभी सरेंडर करना भी मिलिट्री स्ट्रेटजी हो सकती है। हम डेलिबरेटली अपनी जान बचाने के लिए, ताकि लाखों लोगों का जीवन बच जाए, एक सरेंडर करते हैं, बाद में जब मौका मिला तो फॉर एग्जाम्पल देखते हैं लड़ने के लिए। नॉट ओनली दिस, अटैकिंग अ रिट्रीटिंग आर्मी, अगर आर्मी वापस जा रही है हम उनके ऊपर अटैक नहीं करेंगे, सुबह से लेकर शाम तक लड़ेंगे, सूरज छिप गया जब सूरज नहीं चढ़ा तो फॉर एग्जाम्पल हम अटैक नहीं करेंगे। लेकिन राजपूत में तो ये ऐसे एथिक्स थे। बट आप एनिमी आइडल नहीं है तो क्या करोगे, वो तो आपके दिन रात कभी भी अटैक करने को है। द राजपूत दे वर प्रेगमेटिक, द राजपूत दे वर रूथलेस ऑल्सो। जब उनको मौका लगा, दिन है रात है सुबह है शाम है कुछ भी है, उन्होंने अटैक करने के बारे में कोशिश सोचा, बिकॉज दे वर नथिंग, उनके लिए एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, दैट वाज देयर। वी एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम द डिफेंसिव कैरेक्टर वाज अ लिमिटेशन। तो ये कंपेरेटिवली एक प्रॉब्लम हो जाएगी। इसी की कंटेक्स्ट में क्या हुआ, उनको हमें हराना कंपेरेटिवली आसान तरीके से हो गया था। क्लियर है इतना? ऑनलाइन वालों को भी दो और छोटे पॉइंट हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स दैट आर देयर। Our economy at that particular point of time was basically dependent on agriculture system. Agriculture के ऊपर डिपेंडेंट है, therefore there could always be a limited amount of resources that could be available. अगर पैसा ही नहीं है तो क्या बहुत बड़ी आर्मी बना सकते हो? अब कितने भी राजा स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, एक बंदा 100 के साथ लड़ने का कैपेबल है, लेकिन आगे वाले 2 लाख आगे तो क्या करोगे? बंदा एक है, 2 लाख आगे से आगे तो आपके पास पैसा नहीं है। अगर पैसा होगा इसमें टेक्स्ट नहीं, इसमें टेक्स्ट नहीं करना है मतलब लेकिन आपके पास रिसोर्सेज ही नहीं है तो आर्मी कहां से खड़े करोगे, जब बड़ी बड़ी कहां से होगी? देयरफॉर दिस वाज वन इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक प्रॉब्लम वाज दैट सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, जैसे प्राइमरी होता है एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट सेकेंडरी हो जाएगा। सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज वर कंपैरेटिवली नॉट प्रेजेंट इन द Rajput areas at this point of time. The agriculture was completely basically focused upon. Even those people who were engaged in, for example, leather work, कारपेंट्री, आयरन स्मिथ, जो भी लोग थे, इनको भी एक नीची नज़र से कंपेरेटिवली देखा जाता था। और नॉट ओनली दिस, दे वर एट टाइम्स आल्सो कंसीडर्ड अनटचेबल्स आल्सो। तो यहाँ पे आर्मी की जब जरूरत पड़ गई
मिलिट्री फैक्टर में कुछ टेक्स्ट नहीं करना है। समझ नहीं आया क्या बोल रहे हो जी? लिखना बोल रहे हो आप? अरे सब करवा देंगे, समझ तो लो। हो जाता है कभी कभी। स्कैन कभी कभी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाती है। कुछ दिन पहले हमारे वालों को भी होगी थी। जिनको ज़्यादा एक्साइटमेंट थी वो गायब हो गई। ठीक है, वही क्लास नहीं लगा रहे जो एक्साइटमेंट वाले ज़्यादा थे। चलो कमिंग बैक, होता है ऐसा, नेचुरल फिनोमिना है। जब ये चीज़ भ्रष्ट हो जाती है, काम करना बंद हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली है। तो कहते हैं विपरीत बुद्धि क्या बोलता है वो? जब आपका बुरा समय आता है तो क्या होता है? ये बुद्धि खराब हो गई है, विनाशकालीन बुद्धि जब हो जाती है तो ऐसा ही होता है। हाँ, सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट आर देयर, तो भगवान ही मारता है, हम तो कौन होते हैं, टीचर कौन होता है। चलो, सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज वर कंपैरेटिवली मिसिंग एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। आपके पास पैसा नहीं है, आप बहुत बड़ी आर्मी नहीं, आप लोग नहीं रख सकते, आप हथियार नहीं रख सकते, देयरफॉर दैट इज अ प्रॉब्लम। और जो लोग सेकेंडरी एक्टिविटीज में काम कर रहे हैं उनको आप स्टेटस नहीं बढ़िया दे रहे हो, उनको अनटचेबल्स तक कहीं ना कहीं पे स्टेटस दिया जा रहा है। तो वहां पे क्या हो रहा था? द इकोनॉमिक बेस दैट वाज देयर, बिकॉज वी वर लैकिंग इन दिस, द इकोनॉमिक बेस दैट कंपैरेटिवली रिमेन, फॉर एग्जांपल एज अ बहुत बड़ी आर्मी फॉर एग्जांपल नहीं, बिकॉज ऑफ विच एडमिनिस्ट्रेशन भी इफेक्ट हो गई, बिकॉज ऑफ इट द मिलिट्री स्ट्रेंथ ऑल्सो गॉट इफेक्टेड, एंड जिसकी वजह से नॉट ओनली मिलिट्री स्ट्रेंथ का मतलब क्या हुआ? जब आप किसी बंदे को अनटचेबल कह रहे हो, क्या उसको आर्मी में लोगे अपने साथ लड़ने के लिए? नहीं। आप कि उनको अच्छा स्टेटस ही नहीं दे रहे हो, फिर बोलते हो नहीं भाई तुम काम करो और शाम तक मेरे को ये करके दो। बोलता है मेरी तो वैसी इज्जत नहीं है, तुम राजा रहो या दूसरा राजा रहो, मेरी तो इज्जत रहने नहीं वाली, तो व्हाई शुड आई बी फॉर एग्जांपल डेडिकेटिंग ऑल दिस माय लाइफ टू यू? देयरफॉर देयर वाज ऑलवेज अ प्रॉब्लम इन दिस रिगार्ड। इन दिस रिगार्ड होता क्या है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज ने आपका पूरे का पूरा सिस्टम हिला के रख दिया। नॉट ओनली दिस, दिस आल्सो अ रोल ऑफ अ रिलीजन दैट प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट, religion also played a very important role. They were carried with the spirit of Ghazi, जब जिहाद की बात कर रहे थे। वो लड़ नहीं रहे थे, जिहाद करने चले हैं जी। एक होता है आपने लड़ना है, बैटलफील्ड में लड़ना है, दो आर्मी लड़ रही है, दूसरे बंदे को बोल दिया कि आप तो जिहाद कर रहे हो जी, अगर मर गए सीधा अल्लाह के पास ही जाने वाले हो, रास्ते में कोई बैरियर नहीं है। बंदा बोलता मैं तो अभी मरने को तैयार हूं यार, तू भेज सी मेरे को भगवान के पास। और ऐसा नहीं, इनमें हर धर्म में ऐसा होता है, हर धर्म में ऐसा होता है। बिकॉज हम ये हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इस वाला पोर्शन पढ़ रहे हैं, इस्लाम के रिलेटेड है तो जिहाद शब्द यूज किया जाएगा। हर एक धर्म में ऐसा होता है। गाजी एक होता है, दो सोल्जर लड़ रहे हैं, एक होता है एक अल्लाह का सोल्जर लड़ रहा है, एक वाहिगुरु का सोल्जर लड़ रहा है, एक फॉर एग्जाम्पल शिव जी भगवान का सोल्जर लड़ रहा है। तो फर्क है ना दोनों में। एक तनख्वाह वाला बंदा लड़ रहा है, एक अल्लाह का बंदा लड़, मरने के बाद तुम तो जा रहे हो जी वहां पे ऊपर। उनकी स्पिरिट बहुत ज्यादा होती है, अपने जान कुर्बान करने की स्पिरिट बहुत ज्यादा होती है, एंड दे आर रेडी टू मेड सुप्रीम सेक्रीफाइस ऑल्सो। बहुत बार देखे ह्यूमन बॉम्ब लगा दिया जी, अरे भाई हमारे कुछ नाखून कट जाए तो दर्द होने लग जाता है, होता है ना ऐसा, डेलिबरेटली नाखून कट जाए तो बंदा मरने को तैयार हो जाता है। बहुत बड़ी बात है, मरने को तैयार पैसे के लिए होगा कि धर्म के लिए होगा? धर्म के लिए। देयरफॉर विद दिस, उन्होंने क्या, ये लीडर था, हम जिहाद कर रहे हैं, जैसे अकबर है, सॉरी बाबर आया, बोला कि हम तो जिहाद करने चले, गाजी अपने आप को डिक्लेयर कर दिया कि मैं अल्लाह के नाम के ऊपर आर्मी लीड कर रहा हूं जी। अब रोको उसको, कौन रोकेगा? अब धर्म के नाम के ऊपर दो जाके बाहर जयकारे मारो, सतनाम वाहिगुरु अल्लाहू अकबर जय श्री राम बोलो, जितने लोगों को इकट्ठा करना कर लो, हो जाएंगे ना। धर्म के नाम के ऊपर लोगों को इकट्ठा करना जरूरी है, और यहाँ पर धर्म के नाम के ऊपर ही लोगों को फॉर एग्जाम्पल की मरने की कंपैरेटिवली जरूरी है। नहीं, जिहाद बेसिकली मीन्स धर्म के नाम के ऊपर लड़ाई करनी, नमाज का इसके साथ कोई लिंक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, इस्लाम वाज बेसिक, इंडियन रिलीजन जो था, लड़ तो हम रहे हैं बिकॉज हम ब्रेव हैं, लेकिन इंडियन रिलीजन फेल टू सर्व द सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर दिस पीपल। उसी कंटेक्स्ट में जिस तरीके से फॉर एग्जांपल मुस्लिम्स फॉर एग्जांपल देयरफॉर दे वर गाइडेड। नॉट ओनली दिस, Islam was basically a source of
बॉन्डिंग फॉर दिस पीपल, बॉन्ड था, धर्म के नाम के ऊपर लड़ रहे। This binding was completely very important at this particular point of time among the Turks, and therefore they remained as a cohesive force. Same sort of binding or bonding was not there at this particular point of time. क्यों? हमारा समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में डिवाइड किया हुआ, जिसकी वजह से कंटिन्यूसली प्रॉब्लम है। इन कारणों की वजह से द टर्क्स दे केम एंड दे वर एबल टू डिफीट अस, और दैट फॉर राजपूत एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, और हिंदुस्तान में अपना दबदबा, अपना रूल एस्टेब्लिश करने में कंप्लीटली वो कामयाब हो गए थे। क्लियर है जितना? ऑनलाइन वालों को भी क्लियर है? नहीं, निहाल वो अभी करेंगे, अभी करना। नहीं अमन, द हिंदू रूलर्स डिड नॉट यूज इट। क्लियर है जितना? जिहाद मीन प्रोटेक्ट इस्लाम फ्रॉम एनिमी, नहीं, अलग अलग अपने मतलब से यूज़ किया जाता है मोहम्मद शरिया। जरूरी नहीं है कि इसका ये मतलब है, हर एक अपने अपने मतलब से उसको यूज़ करने की कोशिश करें। चलो जी लिखो, मिलिट्री फैक्टर्स का फर्स्ट पॉइंट, द राजपूत मिलिट्री was feudal in character. The Rajput military was feudal in character. Full stop. Only a small part of the army or force, only a small part of the force was maintained by the king under his direct command, was maintained by the king under his direct command, and most of the soldiers were maintained by the feudal lords. Maintained by the feudal lords. Feudal lords, L-O-R-D-S, D-S, lords. Full stop. The soldiers were more loyal to their immediate commander than the king. To their immediate commander than the king. Next point. The composition of the Rajput military. The composition of the Rajput military was also faulty. Faulty, full stop. The Rajput relied, the competition was faulty, F-A-U-L-T-Y, full stop. The Rajputs relied, R-E-L-I-E-D, more on elephant force, and neglected the cavalry, C-A-V-A-L-R-Y, and neglected the cavalry. Next point. The Rajput force had large number of non-combatants, full stop. There used to be
attendants, comma, slaves. There used to be attendants, attend करने वाले, comma, slaves, comma, family members, and even the merchants and traders in the Rajput camp, and traders in the Rajput camp. Full stop. This affected the striking capacity of the Rajput force. Next point. The leadership of Rajput forces was also weak. Full stop. The Rajput soldiers were brave and no less than brave and no less than the Turks in any way. The Turks in any way. But their personal bravery failed to produce desirable results in the battlefield. Desirable results in the battlefield due to the absence of capable rulers. Full stop. The leaders like Prithviraj Chauhan were an exception. Next point. The arms and ammunitions used by Rajput soldiers were also inferior in quality and technology. The Turkish cavalrymen घोड़सवार जो होते हैं, used iron horseshoe which enabled them to move quickly even through a bad terrain. Full stop. The Turks also used iron stirrups
whereas the Rajputs were using the Rajputs were using stirrup made of horse, using stirrup तो अभी लिखा है ना, made of rope. Full stop. The iron stirrup enabled more stability to the Turkish cavalrymen, more stability to the Turkish cavalrymen, and they could shoot arrow, and they could shoot arrow even while riding. Full stop. The Turks used superior type of Persian bow, bracket Navak, bracket close, which enabled them to shoot from longer distance with more accuracy. Next heading, social cultural factors. First point. The Rajput society was in degenerated state. Full stop. It was feudal in character. F-E-U-D-A-L, in character, and had various evils. Evils, E-V-I-L-S. Full stop. The Rajput society had narrow parochial outlook. Full stop. They failed to look beyond family and village. Full stop. The wider understanding of the developments beyond their immediate neighborhood was absent. Full stop. The condition of women's was also not good, as child marriage, sati, S-A-T-I, Johar, J-O-H-A-R, etc. nullified almost half of the human resources, nullified almost half of the human resources of Rajput society.
of Rajput society. Full stop. The rigid Varna system, the rigid Varna system also affected the strength of the Rajput society. Full stop. On the other hand, the Turks represented a youthful and a vigorous, vigorous, vigorous. The Turks represented a youthful and vigorous social cultural life. Next point. The Rajput society was highly idealistic. Ideal. Full stop. Surrender was considered shameful. Full stop. They had to die in the battlefield. Full stop. This took away the second chance of defeating the enemy from the Rajputs. Full stop. Attacking the retreating army or enemy, attacking the retreating enemy was also considered shameful for Rajputs. On the other hand, full stop. On the other hand, the Turks were ruthless and pragmatic. The Turks were ruthless and pragmatic. 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 And for them, the victory in the battlefield, was the only concern. Next, main heading, economic factors. First point, the Rajput economy was based on agriculture. And they failed to pay attention to the progress of secondary economic activities. Full stop. In Rajput society, the groups associated with art and craft
were considered inferior. Considered inferior, full stop. Second point. The weak economic base affected the administrative efficiency and military strength of Rajputs. Administrative efficiency and military strength of the Rajputs. Full stop. Therefore, the Rajput challenge remained a weaker force. And they failed against the Turks. Next heading, religion. First point. The spirit of jihad and Ghazi had inspired the Turkish soldiers. The Rajput challenge remained weaker force and they failed against the Turks. And the spirit of jihad and Ghazi had inspired the Turkish soldiers. Full stop. The Turks were ready to make supreme sacrifice for the cause of religion. Full stop. On the other hand, for the cause of religion. Full stop. On the other hand, the Indian religion failed to serve as a source of motivation in the same manner for Rajput soldiers. Next point. Islam also served as a source of bonding among the Turks. Bonding, B-O-N-D-I-N-G. Bond among the Turks. Full stop. The Turks remained a cohesive force which had greatly enhanced their effectiveness. रिवाइज करो जी इसको. आगे रिवाइज करो इसको. है bonding among the Turks.
लास्ट वाले की हेडिंग रिलीजन। रुद्र ऐसे नहीं पता लगेगा, पूरा लाइन बताओ। एक लाइन है, द सरेंडर वॉज कंसिडर्ड एज शेमफुल इन टर्किश सोसाइटी। अगर किसी का ऑनलाइन में कुछ मिस हो गया है तो आप उसको दोबारा सुन लेना, कुछ समय के बाद क्लास अपलोड हो जाएगी। जितना पढ़ाया है इसको एक बार रिवाइज कर लेना। इसमें से क्वेश्चन बन सकता है, प्री का भी मेंस का भी। 2-4 पॉइंट्स बताए हैं। कल आपको एक तो इम्पैक्ट कराएंगे, इम्पैक्ट ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द टर्किश रूल, ठीक है। और इसके साथ ही कुछ जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो आपको हैंडआउट्स भी किए आगे, हाँ ठीक है, तो वो मिल गए। हाँ विकी अपलोड भी कर देना, ठीक है। तो वो ले जाना हैंडआउट्स भी। तो वहाँ से जो नोट्स आपको दिए हुए वहाँ से फिर उस इम्पैक्ट के बाद वहाँ से वो कंटिन्यू करेंगे। बीच बीच में 1-2 टॉपिक्स आएंगे लिखवाने वाले एज एंड व्हेन नीडेड। कोशिश करें अगर उसका टाइप हो गया तो टाइप दे देंगे, नहीं तो फिर कुछ सिस्टम आपको लिखवा दिया जाएगा, ठीक है। और अगर किसी और ने इससे ज़्यादा करवाया है तो हमें बता देना, ठीक है। चुंगी नाको वालों ने या किसी और ने, ठीक है, जिन्होंने हमसे ज़्यादा करवा दिया, जाके नोट्स चेक कर लेना 4-5 के, फिर हमें आके बता देना, ठीक है। ऑनलाइन वाले भी। थैंक यू वेरी मच।